बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की वीडियो क्लास 11 के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम देखेंगे क्लास 11 का जो सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन, और आपका जो टर्म 2 का अभी एग्जाम होने वाला है उसी से संबंधित 3 मार्क्स के जो टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स निकले हैं आपके टर्म 2 एग्जाम के लिए, जो कि बार बार पूछे गए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। जिन बच्चों ने अपना सिलेबस कंप्लीट कर रखा है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, और जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है उसके लिए इतना ही काफी होने वाला है। ये आपका एपिसोड नंबर है 2। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखो, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये आपके 3 से 4 सैंपल बुक में भी आ चुका है और पिछले 10 ईयर में जो है आपके क्वेश्चन में भी आ चुका है। तो बात करते हैं सबसे पहले वृद्धि। देखिए क्वेश्चन क्या है, वृद्धि और विकास, इन दोनों में आपको क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले वृद्धि देखिए क्या है। वृद्धि शब्द जो है वो आकार, भार और ऊंचाई इसके बढ़ने से होता है। ये तो चाहे तो आपके शरीर के अंग हो सकते हैं, किसी भी चीज वस्तु हो सकती है, तो उससे संबंधित है। ठीक है। वृद्धि जो है वो परिणात्मक यानी कि एक परिणात्मक होती है। वृद्धि में क्या होता है, शरीर के अंग वो बढ़ते हैं। ठीक है। उनकी ऊंचाई, भार, आकार, ये रूप सभी जब बढ़ते हैं तो हम कहते हैं हाँ भाई वृद्धि हो रही है। वृद्धि को हम माप भी सकते हैं और ये प्रत्यक्ष रूप से होती है। वृद्धि जो है वो एक सीमित अवधि तक होती है और एक विशेष आयु तक ही होती है, यानी कि वृद्धि की एक सीमा है कि यहीं तक ही होती है। ठीक है। वृद्धि जो है वो व्यक्ति के जो व्यक्तित्व है, उसका जो व्यवहार है, उसके बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी भी देती है। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि वृद्धि आखिर है क्या। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। अब बात करेंगे हम विकास की। तो विकास क्या होता है, देखो भाई, पहले हमने वृद्धि देख लिया, अब समझिए विकास क्या है। तो विकास जो है वो एक प्रगतिशील बदलाव है जो अनुभव एवं परिपक्वता के परिणाम स्वरूप व्यवस्थापूर्ण एवं पहले से नियत पैटर्न के अनुसार होता है। यानी कि ये प्रगतिशील है। प्रगतिशील का मतलब क्या हो गया, ये जो विकास है वो किसी विशेष आयु तक नहीं बल्कि ये मृत्यु तक होता रहता है। अनुभव एवं परिपक्वता के परिणाम स्वरूप व्यवस्थापूर्ण एवं पहले से नियत पैटर्न है। यानी कि इसमें क्या होता है कि विकास जो है वो व्यक्तित्व के सभी पक्षों के साथ संबंध रखता है और इसका विस्तार से हमें बताता भी है। तो उसके बाद देख लेते हैं विकास कैसा होता है। गुणात्मक भी होता है और साथ ही साथ परिणात्मक, यानी कि सकारात्मक और परिणात्मक। विकास में शारीरिक बदलाव तो होते ही है, साथ ही साथ इसमें व्यक्ति के सामाजिक, उसके भावनात्मक बदलाव भी सम्मिलित होते हैं। विकास जो है वो केवल परिपक्व व्यवहार के द्वारा ही देखा जा सकता है और ये अप्रत्यक्ष होता है। तो अब आपको समझ में आ गया वृद्धि और विकास में क्या डिफरेंस है। आगे बढ़ जाए अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड में देखिए हमसे पूछा गया है विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं, ठीक है, इनके लिए एक जो शारीरिक शिक्षक होता है यानी कि फिजिकल टीचर जो होता है उसकी क्या भूमिका हो सकती है। तो देखते हैं भाई। सबसे पहले शारीरिक शिक्षक, इससे संबंधित देखिए एक नियम निकाला गया था। शारीरिक शिक्षा के शिक्षक को विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, जिसे आप CWSN कह सकते हैं, ये जो बच्चे थे, ठीक है, इनके लिए एक अधिनियम निकाला गया था 2016 में। ये अधिनियम क्या था, ये अधिनियम ऐसा था कि शारीरिक क्रियाओं को कराने वाले जो भी पाठ्यक्रम है उसमें बदलाव किया जाएगा। क्या बदलाव किया जाएगा, उसमें कुछ पाठ जो है, कुछ गतिविधियां जो है वो ऐसी सम्मिलित की जाएंगी जो इन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है। किसी विशेष आवश्यकता के लिए विशेष उपकरणों की व्यवस्था की जाए। तो एक ये नियम निकाल दिया इन्होंने, ठीक है, 2016 में। उसके बाद अब इन्होंने कहा कि आप जो है वो बाल संबंधी खेल यहाँ पे लागू करेंगे। ठीक है। तो बाल संबंधी खेल कैसे लागू किए इन्होंने, देखिए। तो क्या हुआ कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ऐसे खेल विशेष ढंग से तैयार किए जाते थे जिससे कि गामक क्रियाओं में वृद्धि हो सके। गामक क्रियाएं यानी कि उनकी गति, उनकी शक्ति और तालमेल संबंधी जो क्रियाएं हैं उनमें वृद्धि हो सके। ऐसे खेल जो है उनका संशोधन किया गया 2016 में। शोधकर्ताओं ने यह देखा कि बॉल फेंकना, पकड़ना, घूर्णन आदि क्रियाएं करने से यदि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे ऐसा करते हैं तो उनकी मांसपेशियों की शक्ति में वृद्धि होती है। उसके साथ एक जो शारीरिक शिक्षक है वो बच्चे के अभिभावकों एवं चिकित्सक की मदद से विशेष बच्चे की अक्षमता के आधार पर क्रियाएं तैयार करता है। एक चिकित्सक की सलाह लेकर उन्हें कार्यान्वित भी करता है। तो बाल संबंधी खेल किस तरह से जो एक फिजिकल टीचर वो लागू करता है, ये चीज भी आई होप आपको समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। थर्ड में देखिए हमसे पूछा गया है नौकासन योग करने की विधि तथा लाभ बताइए। ठीक है, नौकासन योग, इसकी विधि बतानी है और इसके लाभ बताने। तो सबसे पहले विधि समझ लीजिए। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको श्वासन मुद्रा में लेट जाना है। जैसे जिस तरह से आप सोते हैं उस तरह से आपको लेट जाना है। इसके पश्चात आपको क्या करना है, अपनी एड़ी और पंजे, क्या एड़ी और पंजे जो है इसको मिलाएं
और दोनों हाथ जो है अपने कमर से सटा लीजिए, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, अब आपको अपने जो हाथ है वो क्या करना है, हथेली जो आपका हाथ का पंजा होता है उसका क्या करना है, जमीन पे रखना है। गर्दन जैसी थी वैसी ही रखनी है सीधी। अब जो है वो आप अपने दोनों पैरों को, गर्दन को और हाथों को धीरे धीरे करके ऊपर की ओर उठाइए। जैसे आपने पार्क वगैरह में देखा होगा जो लोग व्यायाम करते हैं एक सफेद चादर या फिर बोरा बिछा के कुछ इस तरह से, तो वैसे ही आपको भी करना है। तो आखिर में आपको क्या करना है कि अपने पूरे शरीर का जो वजन है आपको अपने पैर, हाथ और गर्दन पे महसूस करना है और इसी मुद्रा को 30 से 40 सेकंड बनाए रखना है और फिर धीरे धीरे आप जो है वो वापस अपनी मुद्रा में आ जाइए और इसी अभ्यास को आप 4 से 5 बार कर सकते हैं। तो ये तो हो गया नौकासन करने की विधि। अब समझिए नौकासन योग करने के जो लाभ है, तो लाभ क्या हो सकते हैं। सबसे पहला है शरीर सुडौल, यानी कि शरीर जो है वो मजबूत बनता है नौकासन योग करने से। जिन लोगों को नींद अधिक आती है उन लोगों के लिए काफी सहायक होता है। यदि आपको नींद बहुत आती है तो आप ये आसन कर सकते हैं, आपको फायदा मिलेगा। रीढ़ की हड्डियां जो है वो सीधी हो जाती हैं और मजबूत भी हो जाती हैं। शारीरिक अंगों का जो संतुलन है वो बनाए रखता है। ध्यान और आत्मबल को बढ़ावा मिलता है। हमारी जो पाचन क्रिया होती है वो अच्छी हो जाती है और हमारे शरीर में रोग जो है वो बहुत कम एंटर कर पाते हैं, ठीक है। तो नौकासन योग करने की विधि और लाभ आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। इसमें मैं समझाना है ट्रैकिंग के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए, यानी कि जो ट्रैकिंग है वो कितने प्रकार की होते हैं। तो भैया 4 प्रकार की ट्रैकिंग होती है। सबसे पहले समझिए ट्रैकिंग है क्या। तो पर्वतों पर या फिर घाटियों पे जब आप लंबी यात्राएं करते हैं, पैदल यात्रा जब करते हैं तो इसी को कहा जाता है ट्रैकिंग, ठीक है। अब ये 4 प्रकार की होती है। एक तो होती है आसान। आसान से आप समझ गए होंगे कि इसे कोई भी, ठीक है, इसे इस प्रकार की जो ट्रैकिंग है वो विशेषकर एक अकेला व्यक्ति भी कर सकता है और वो भी कर सकता है जिसे इसका अनुभव नहीं हो। इसमें क्या होता है, आपको कोई ज्यादा अधिक ऊंचाई तक चढ़ना तो होता नहीं है, ठीक है, और ये छोटी मोटी जो पर्वत श्रृंखलाएं होती है वहां पे की जाती है। मध्यम ट्रैकिंग क्या होती है, इसमें आसान से थोड़ी सी कठिन हो जाती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि चुनौतीपूर्ण, ये मतलब आसान से थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण हो जाती है। इस ट्रैकिंग के लिए प्रतिभागी को अपेक्षाकृत अधिक शारीरिक शक्ति की आवश्यकता होती है। ये ट्रैकिंग थोड़ी सी ऊंचाई वाले जो स्थान होते हैं वहां पर की जाती है, यानी कि आसान से थोड़ा सा कठिन लेवल जो वो मध्यम ट्रैकिंग के अंतर्गत आता है। उसके बाद 2 ट्रैकिंग के प्रकार अभी और हैं। एक है कर्मठ और विकट ट्रैकिंग और एक है कठिन ट्रैकिंग। तो कर्मठ और विकट, इसमें क्या होता है कि इस ट्रैकिंग में क्या होता है कि अत्यधिक शारीरिक प्रयास तथा दृढ़ता की आवश्यकता होती है, यानी कि आपके शरीर में अत्यधिक शारीरिक प्रयास होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार की ट्रैकिंग जो वो लगभग 50 मीटर या फिर उससे अधिक ऊंचाई पर आयोजित की जाती है और इसमें कुछ जो है वो खड़ी चढ़ाइयां भी सम्मिलित होती हैं। तो ये होगी कर्मठ। उसके बाद आ जाती है कठिन ट्रैकिंग। ये सबसे खतरनाक होती है। ये ट्रैकिंग बेसिकली उन्हीं के लिए है जो साहसी होते हैं और जो पर्वतारोही, यानी कि वो व्यक्ति जो हमेशा ये ट्रैकिंग वगैरह करते रहते हैं, उनके लिए होती है। और यहाँ पे क्या होता है, बहुत बड़ी जो ऊंचाई होती है, जो खाड़ी होती है, वहां पे चढ़ाई की जाती है पर्वतों पे। इस प्रकार की ट्रैकिंग में कम से कम 1 महीना लग जाता है। तो इसलिए जो ट्रैकर होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी अत्यधिक शारीरिक एवं मानसिक शक्ति की दृढ़ता की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए वो बहुत सारे उपकरण अपने साथ लेकर जाते हैं। तो ट्रैकिंग के विभिन्न प्रकार लिखेंगे तो आसान, मध्यम, विकट और कठिन, ये सभी आप यहाँ पे इजीली एक्सप्लेन कर देंगे। आगे देख लेते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर हमारा 5। इसमें पूछा गया है खेल कूद में प्रतिबंधित विधियों का उल्लेख कीजिए। तो भैया देखो, खेल कूद में प्रतिबंधित विधियां हैं 3, ठीक है। कौन कौन सी है, सबसे पहले समझिए ब्लड डोपिंग। अब ब्लड डोपिंग को आप चाहे तो इतना लिख सकते हैं, ठीक है, जब 3 मार्क्स में पूछा जाएगा इतना। अब इसको आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब एक चीज सोचिए, अगर कि 3 मार्क्स में सिर्फ ब्लड डोपिंग ही पूछ दिया जाए तब क्या करेंगे आप, तब तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये जो होमोलॉग्स ब्लड डोपिंग है और जो ऑटोलॉग्स ब्लड डोपिंग है ये इसी की 2 विधियां हैं, ठीक है, किसकी, ब्लड डोपिंग की। तो सबसे पहले ब्लड डोपिंग समझिए है क्या। ब्लड डोपिंग जो है वो लाल रक्त कणिकाओं, इनकी संख्या में वृद्धि करने की एक विधि है जो कि गलत और प्रतिबंधित पदार्थों के द्वारा की जाती है। इसकी 2 विधियां होती हैं। एक होती है ऑटोलॉग्स ब्लड डोपिंग। इसमें क्या होता है कि खेल प्रतियोगिता से कुछ हफ्ते पहले ही खिलाड़ी के शरीर में कुछ रक्त जो है वो इंजेक्ट कर दिया जाता है, चढ़ा दिया जाता है। होमोलॉग्स ब्लड डोपिंग क्या होती है, इसमें यह होता है कि एक व्यक्ति के शरीर से ताजा ताजा खून लेकर जब प्रतियोगिता होने वाली है तो उसी को दूसरे खिलाड़ी के शरीर में चढ़ा दिया जाता है। इससे क्या होता है, इससे हमारे शरीर की, खिलाड़ी के शरीर की जो लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है, रेड ब्लड जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बढ़ जाती है, जिसके कारण मांसपेशियों की सहन क्षमता बढ़ती है और खेल का प्रदर्शन और एरोबिक क्षमता बढ़ाने में ये सहायक होती है। तो एक तरह से कह सकते हैं ये प्रतिबंधित विधियां हैं जो जिसमें है ब्लड डोपिंग। आपको समझ में आ गई।
ब्लड डोपिंग की दो विधियां हैं, वो भी आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं दूसरी, अब है जीन डोपिंग। अब ये जीन डोपिंग क्या है? जीन डोपिंग जो है वो खिलाड़ी के शरीर में खेल प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए कोशिकाओं का, जीन्स का जोड़ तोड़ है। इससे सामान्य स्वास्थ्य कोशिकाओं को कार्य करने का प्रयास किया जाता है। यानी कि देखिए, एक तरह से कह लीजिए, जो हमारे शरीर में कोशिकाएं होती हैं उनका एक जोड़ तोड़ है, जिसमें क्या होता है कि सामान्य तो जो हमारी स्वास्थ्य कोशिकाएं होती हैं उनको और अधिक बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, उनको और अधिक कार्य क्षमता मतलब देने का प्रयास किया जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें जीव थेरेपी होती है। इसमें जीव थेरेपी मांसपेशियों व अस्थियों की संरचना में वृद्धि व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह मांसपेशियों, कंडराओं और लिगामेंटस आदि की चोटें जो होती है वो मरम्मत जो है वो तेजी से करती है। यानी कि अगर हमारे शरीर पे कोई चोट वगैरह लग जाती है तो उसकी मरम्मत जो है वो अपने आप ही थोड़ी सही तरीके से और जल्दी हो जाती है, जिससे हमारा खेल में जो है इंटरेस्ट बना रहता है और हम अच्छा खेलते हैं। फिर है रासायनिक भौतिक जोड़ तोड़। इसमें क्या होता है? डोपिंग नियंत्रण के दौरान सैंपल के साथ छेड़छाड़ का प्रयास करना प्रतियोगिता के दौरान या फिर बाद प्रतिबंधित होता है। यानी कि देखिए, डोपिंग के नियंत्रण के दौरान जो खिलाड़ी होते हैं उनका जो सैंपल लिया जाता है, अगर आप खेल प्रतियोगिता के दौरान उनके साथ या फिर उनके बाद भी कोई छेड़छाड़ करते हैं तो ये गलत है, क्योंकि ऐसा लोग करते भी हैं। ठीक है, तो खेलकूद में प्रतिबंधित विधियां कौन सी हैं? ब्लड डोपिंग, इसकी दो विधियां हैं, ऑटोलोग्स और होमोलोग्स। जीन डोपिंग और रासायनिक भौतिक व जोड़ तोड़। आगे आ जाता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखिए हमसे पूछा गया है विशेष शिक्षण शिक्षक के योगदान पर प्रकाश डालिए। यानी कि जो विशेष शिक्षण होता है इसमें एक शिक्षक की क्या योगदान होता है ये समझाइए। तो देखो, विद्यार्थियों के कौशल का आकलन करना जिससे वे अपनी जरूरतों का निर्धारण कर सकें और अपने शिक्षण योजना को विकसित कर सकें, ये कार्य विशेष शिक्षण शिक्षक के द्वारा ही किया जाता है। जो शिक्षक होता है वो क्या करता है? वो देखता है कि विद्यार्थी जो है वो उनकी क्या आवश्यकता है और उसी आवश्यकता के अनुसार जो लेसन्स है उनका निर्माण किया जाता है। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अलग से एक शिक्षा का कार्यक्रम भी विकसित किया जाता है, उनकी जो क्षमताएं हैं उसके अनुसार। एक विद्यार्थी की क्षमता के अनुसार जो क्रियाएं हैं उनके लिए योजना बनाई जाती है, फिर उन्हीं योजनाओं को आयोजन किया जाता है और उनको बांटा जाता है। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जाता है, विद्यार्थियों के प्रदर्शन का आकलन रखा जाता है, उनकी उन्नति का रिकॉर्ड रखा जाता है। यानी कि देखो, सबसे पहले क्या किया? उनके अनुसार पाठों का निर्माण किया। ठीक है, उनकी जो अक्षमता है उसके अनुसार कार्यक्रम विकसित किए, योजनाएं बनाई, उनका आयोजन किया, उसके बाद कैसे क्रियान्वयन किया वो देखा, प्रदर्शन कैसे बच्चों ने रखा उसका आकलन किया, रिकॉर्ड रखा। उसके बाद व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम का पूरे साल ये नवीनीकरण, यानी कि कुछ वीक में, ठीक है, या फिर कुछ मंथ में, ये क्या कहते हैं, उसका नवीनीकरण करते रहते हैं, जिससे बच्चे जो है वो अपनी उन्नति और लक्ष्य को निर्धारित करने में ये जो शिक्षक है, विशेष शिक्षण शिक्षक है, ये अपना योगदान इस तरह से देते हैं। तो समझ में आ गया आप सभी को क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ जाएं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 में पूछा गया है योग के तत्वों की सूची बनाइए और कुछ तत्वों की व्याख्या कीजिए। तो देखो भाई, योग के जो तत्व हैं उनका वर्णन अष्टांग योग के रूप में किया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है 8 जो योग हैं, जो तत्व हैं वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? देखिए, एक है यम, नियम, आसन, एक सेकंड ऐसे दिखाई नहीं देगा आपको, हाँ, यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है और समाधि है। ये क्या है? ये योग के तत्वों की सूची है। बात आ जाती है यहाँ पे, अब हम कुछ योग तत्वों का वर्णन करेंगे। तो जिसमें से हमने सबसे पहला ले लिया है यम। यम क्या है? यम जो है वो 5 सिद्धांत है जो एक ऐसी आचार संहिता की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं जिसका दुनिया में रहते हुए किसी भी व्यक्ति के द्वारा पालन किया जाना बहुत ही अनिवार्य होता है। जैसे कि सभी व्यक्तियों को अहिंसा का पालन करना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, अस्थेय होना चाहिए, ब्रह्मचार्य का जीवन बिताए और अपरिग्रह होना चाहिए। तो यम के 5 सिद्धांत हैं जो कि सभी जो मानव जाति है उसको मानने चाहिए। फिर आता है नियम। नियम क्या है? ये आत्मा को सुधारने की एक नियमावली है। आत्मा को सुधारने की कैसी? कि आप शौच सही जगह पे करते हैं तो अच्छा रहेगा। ठीक है, आपके दिमाग में संतोष है, आप तप करते हैं, आप स्वाध्याय पर मतलब खुद पढ़ाई करते हैं, ईश्वर प्राणिधान करते हैं, यानी कि आप जो ईश्वर की भक्ति करते हैं, तो ये नियमावली है। आसन क्या है? आसन योग की विभिन्न मुद्राएं हैं जिससे हमारे शरीर को लाभ मिलता है। प्राणायाम क्या है? तो प्राणायाम जो वो विभिन्न श्वसन तकनीकों का अभ्यास है। जैसे कि पूरक, पूरक में क्या होता है? हम अपनी श्वास को अंदर लेते हैं। कुंभक, हम अपनी श्वास को अंदर रोक के रखते हैं। रेचक, इसमें अपनी श्वास को बाहर वापस छोड़ देते हैं। ठीक है,
तो योग के तत्वों का वर्णन करेंगे तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, वैसे तो हैं बहुत सारे, 8 ही हैं, लेकिन इसमें से मैंने 4 आपको यहाँ पे वर्णन करके बता दिए हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, पैराग्लाइडिंग के लिए सुरक्षा उपायों को लिखिए। यानी कि जब आप पैराग्लाइडिंग करने के लिए जाते हैं तो आपको कौन कौन से सुरक्षा के उपाय जो है वो ध्यान में रखने चाहिए, वो आपको यहाँ पे समझाना है। तो देखते हैं भाई, सबसे पहला है कि आप अपने को पैराग्लाइडिंग सिखाने के लिए कोशिश ना करें, यह अत्यधिक खतरनाक हो सकता है। यानी कि आप जो है वो स्वयं पैराग्लाइडिंग मत सीखिए, ये आपकी जान के लिए खतरा बन सकता है। एक पंजीकृत क्लब को ही चुनें और एक जो पूर्णतः प्रशिक्षित पैराग्लाइडिंग प्रशिक्षक होता है, यानी कि जो एक टीचर होता है पैराग्लाइडिंग टीचर, उसी से ही आप जो है उड़ना सीखें। फिर क्या है कि यदि आप एक शुरुआती हैं, यानी कि आप शुरुआत में पैराग्लाइडिंग सीखने के लिए जा रहे हैं, तो स्वयं कुछ उपकरणों को ना खरीदें जो प्रयोग हो चुके हैं। अगर आप खरीदते भी हैं तो सबसे पहले आप अपने टीचर को दिखाइए, आप अपने प्रशिक्षक को दिखाइए, जब तक कि वो उसे चेक ना कर ले आप उसका यूज ना करें, क्योंकि ऐसा करना आपके स्वास्थ्य के लिए और आपकी जान के लिए खतरनाक हो सकता है। पैराग्लाइडिंग करते समय आपको जितनी भी सुरक्षा के उपकरण हैं, जैसे कि फ्लाइट सूट है, बाकी के कई सारे सूट्स होते हैं, हेलमेट है, ये सभी आपको पहनना अनिवार्य होता है। जब आप लॉन्च करने जा रहे हो, यानी कि जब आप जो है वो पैराग्लाइडिंग की एक तरह से है जो विंग होता है उससे कूदने के लिए जा रहे हैं, तो आपको वहां का मौसम की जो जानकारी उसकी जानकारी लेनी चाहिए, कब बारिश, तूफान, बिजली वगैरह ऐसा होने वाला है, इससे संबंधित मौसम की जानकारी आपको होनी चाहिए। उड़ान का वह स्तर ना करने की कोशिश करें जो आपके अनुभव के स्तर के परे, यानी कि मान लीजिए आप जो है वो 1 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं, ठीक है। अब जो है वो आप ऐसा मत कीजिए कि 1.5 किलोमीटर की उड़ाई जो ऊंचाई है वो ट्राई करें, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप जो है धीरे धीरे करके अपनी ऊंचाई को बढ़ाएं, लेकिन एक ही दम से अधिक ऊंचाई को ना छुएं। अपनी साधारण तकनीक का प्रयोग करें। आप अपनी तरफ से कोई अनावश्यक जोखिम ना उठाएं, क्योंकि पैराग्लाइडिंग काफी खतरनाक हो सकती है यदि उचित समय पर उचित निर्णय ना लिया जाए, ठीक है। तो पैराग्लाइडिंग के लिए सुरक्षा के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, ये इजीली आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, खेल प्रशिक्षण के सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। तो देखते हैं भाई खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो देखो, वैसे तो ये क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का है, लेकिन आपके बहुत सारे जो सैंपल पेपर्स हैं, 6 में से 3 सैंपल पेपर में ये प्रश्न जो है वो 3 मार्क्स में ही आया है, तो इसलिए मैंने भी इसे 3 मार्क्स में लिया है। हालांकि मैं आपको 6 बता दूंगा। देखो, सबसे पहले अतिभार का सिद्धांत। इसका मतलब होता है कि जो खिलाड़ी है जितना वो उसका शरीर सहन क्षमता जो वो झेल सकता है, अब हमें क्या करना है, उसकी सहन क्षमता को और बढ़ाना है, उसकी मांसपेशियों को उससे और अधिक लंबी अवधि तक कार्य करना सिखाना चाहिए जितना वो अभ्यस्त हो चुके हैं। वृद्धिक्रम का सिद्धांत क्या है कि एक अतिभार होता है जो होता है 1090। इस अतिभार को उस खिलाड़ी को और अधिक 1090 से और अधिक बढ़ाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। ये प्रगति क्रम सिद्धांत हमें ये भी बताता है कि कब खिलाड़ी को विश्राम करना चाहिए ताकि वो अपनी शक्ति जो है कार्य करने के लिए पुनः प्राप्त कर सके। फिर है विविधता का सिद्धांत। ये क्या करता है, जो एक सफल प्रशिक्षक होता है ना, उसकी रुचि, उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने में शामिल है। कैसे शामिल है कि मान लीजिए आप जो है वो एक एथलीट है, तो आपको व्यायाम की अलग अलग प्रकृतियां बताई जाए, आपका अलग अलग टाइम जो है वो डिसाइड कर दिया जाए, पर्यावरण में आपका बदलाव किया जाए, तो क्या होगा कि आप जो है आपका इंटरेस्ट जो है इसमें बना रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे समझाया गया। उसके बाद आ जाता है 3 और सिद्धांत है। देखिए 3 मार्क्स में आएगा तो आप जो है वो 3 ही लिखेंगे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 3 लिखेंगे, लेकिन जब आपका 4 मार्क्स में आ जाएगा तब कितने में लिखेंगे, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे 6 बताने की कोशिश की। निरंतरता का नियम, यानी कि इसमें आपको क्या करना है कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रशिक्षण जो है वो एक निरंतरता प्रक्रिया होनी चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार के एथलीट को कोई अवकाश नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है। और 2 सत्रों के बीच का जो टाइम है वो आप ऐसा नहीं कि 4 से 5 घंटे रखिए, नहीं, ज्यादा से ज्यादा 1 या आधा घंटा रख सकते हैं, जितनी देर उसमें जो एथलीट है वो अपनी शक्ति को वापस ऊर्जा प्राप्त करे। व्यक्तिगत भेदभाव का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक खिलाड़ी जो है वो व्यक्तित्व भेदों के कारण अलग अलग या फिर भिन्न होता है, पुनः शक्ति अधिक समय लेती है। यानी कि इसमें क्या है कि जो व्यक्ति है, इस सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्ति है वो अपनी ऊर्जा जो है, देखिए इस सिद्धांत में क्या 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 कहा गया है, व्यक्तिगत भेद का सिद्धांत, यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक खिलाड़ी जो है उसका जो अपनी एक व्यक्तिगत कार्य क्षमता है उसी की वजह से वो अलग या फिर भिन्न भिन्न होते हैं और पुनः शक्ति प्राप्त करने में उनको अलग अलग समय भी लगता है। विशिष्टता का सिद्धांत, इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि इस सिद्धांत के अनुसार शरीर के किसी भी विशिष्ट या फिर निश्चित अंग या फिर भाग का व्यायाम करने से मुख्य तौर पर वह अंग या फिर भाग विकसित हो जाता है जो हमारे शरीर में विकसित नहीं हुआ होता है, ठीक है।
तो खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत जो है वो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। बात करते हैं बच्चों सबसे आखिरी प्रश्न की इस वीडियो की, उसके बाद हमारी ये वीडियो खत्म हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है ट्रैकिंग करते समय, ठीक है, ट्रैकिंग करते समय हमें किन सावधानियों को बरतना चाहिए। तो ट्रैकिंग करते समय हमें निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले, कभी भी बरसात के मौसम में ट्रैकिंग नहीं करनी चाहिए, और जब लगे कि बिजली चमकने वाली है तो हमें शिखर पर कभी भी रुकना नहीं चाहिए। आवश्यक सामग्री जैसे कि पानी, माचिस, भोजन सामग्री, रस्सी इत्यादि अपने जो आपका बैकपैक होता है उसमें लेके जानी चाहिए। ट्रैकिंग पर जाने से पहले गंतव्य स्थान की जो मौसम रिपोर्ट है वो आपको देख लेनी चाहिए। अगर मौसम खराब है, वातावरण खराब है, तो उस वातावरण में आप ट्रैकिंग नहीं कीजिएगा। कीटों से बचने के लिए पूरी बाजू की जो कमीज है, पैंट जो है वो आपको पहननी चाहिए। पैरों में उचित जूते पहने जो कि बर्फ पे या फिर पहाड़ों पे जो आप जाते हैं तो उस पे फिसले नहीं। ट्रैकिंग करते समय पत्ते, फूल ये सभी आपको नहीं खाने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए जहरीले हो सकते हैं। हृदय तथा फेफड़ों से संबंधित जो बीमारियों वाले व्यक्ति हैं उनके लिए ट्रैकिंग करना स्वास्थ्य के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। तो ऐसे लोग जो ट्रैकिंग ना करें। समझिए आप सभी क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे आई होप आपको कंप्लीट हो गया होगा। चलिए सभी क्वेश्चन आंसर मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। दूसरा क्वेश्चन है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षक की क्या यहाँ पे जो भूमिका है। उसके बाद है 9 क्वेश्चन योग करने की विधि क्या है और उसके लाभ क्या हैं। ट्रैकिंग के विभिन्न प्रकार कौन है, आसान, मध्यम, विकट और कठिन ट्रैकिंग। खेलकूद में प्रशिक्षण से संबंधित विधियां कौन कौन सी हैं, प्रतिबंधित, ब्लड डोपिंग, जीन डोपिंग, रासायनिक व भौतिक जोड़तोड़। विशेष शिक्षण, शिक्षक के योगदान पर प्रकाश डालिए। योग के तत्वों की सूची बनाइए, तो 8 योग है, ठीक है, जो तत्व हैं। और जो व्याख्या करें तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम। पैराग्लाइडिंग के लिए सुरक्षा के उपाय कौन कौन से होने चाहिए। खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। अतिभार, प्रगति क्रम, विविधता, निरंतरता, व्यक्तिगत भेद और विशिष्टता। सबसे आखिरी, ट्रैकिंग करते समय हमें किस प्रकार की जो सावधानियां वो बरतनी चाहिए। तो इस तरह से बच्चों आज की हमारी वीडियो यहाँ पे खत्म हो जाती है। गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, और कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है वो आपके लिए हमारे चैनल पे अपलोड होने वाली हैं। तो हम मिलेंगे आपसे बच्चों अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।